जैसे कि कल हमने इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, एक्सप्लेन किया है डिटेल के साथ। ठीक हो गया है। और फिर हमने कहा था स्टार्ट में जब हम इसको स्टार्ट कर रहे थे एसिड बेस डिसऑर्डर को, याद है ये? हमने कहा था कि इनको हम मास्टर करेंगे, लास्ट में हम डायग्नोसिस करेंगे। तो आज वाला जो टॉपिक है ना वो डायग्नोसिस है। ठीक है, अभी डायग्नोसिस की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस में क्या है कि हमने पहले पेशेंट का जो है ना हिस्ट्री लेनी है। ठीक है, हिस्ट्री में आप लोगों को पता चल जाएगा, पेशेंट आपको बताएगा कि मतलब मुझे वॉमिटिंग है या डायबिटिक पेशेंट है या कोई अल्कोहलिक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो हिस्ट्री से आपको पता चल जाएगा। और उसमें से जैसे कि हमने वो निमोनिक से याद किया था, मड पाइल्स, ये जहन में रखना, इससे आप डायग्नोसिस लगा सकते हैं। ठीक है ना, आपका जो पहला, और ये बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि ये अहम है, मैंडेटरी है ये हिस्ट्री टेकिंग पहला स्टेप, पेशेंट से हिस्ट्री लेनी। सेकंड, फिर एबीजीज इंटरप्रिटेशन है। ठीक है ना, ये अब हम करेंगे एबीजीज इंटरप्रिटेशन, एनाइन गैप कंपेंसेशन, ये सारी चीजें हमने की हैं पीछे। ठीक है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। हिस्ट्री लेनी है, एबीजीज, फिर इंटरप्रिटेशन, आपके पास एबीजीज आएंगे वो देखना है। एनाइन गैप जैसे कि कल हमने पढ़ा है परसों, कंपेंसेशन, कंपेंसेशन होती है, वो भी हमने किया है। और ये लास्ट वाला जो है ना, ये चेंज इन बाइकार्बन माइनस चेंज इन एनाइन गैप। ठीक है, अब ये सारे हम करते हैं। हिस्ट्री का हमें पता चल गया है, वो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। जैसे कि जो काजेज हमने पढ़े थे, जो टाइप्स हमने पढ़े थे, फिर हमने कहा था एल्कलोसिस होगा, एसिडोसिस। ठीक है, फिर उनके जो काजेज थे वो हमने पढ़े, वो सारे हिस्ट्री में आते हैं। एग्जैक्टली वही चीज़ें जहन में वो चीज़ें रखनी है, और इसी से तरीके से आप पेशेंट को डायग्नोस करेंगे। सही है, अब हम आते हैं ना ये एबीजीज की तरफ, इंटरप्रिटेशन ऑफ एबीजीज। सॉरी, जैसे कि ये पैरामीटर्स हैं हमारे पास, पीएच, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्ब, सोडियम, क्लोराइड, पोटाशियम। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स हैं हमारे पास, ये नॉर्मल वैल्यूज हैं हमारे पास, ऑलरेडी हमें पता है। ठीक है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो पीएच होगा नॉर्मली 7.35 से लेकर 7.45 से हमारे पास ये नॉर्मल है। बाइकार्ब को देखे तो 40। ठीक है ना, इसी तरीके से बाइकार्ब को देखे तो 22 से लेकर 28। सोडियम को देखें 135 से 145, क्लोराइड को देखें 100 टू 110। और इसी तरीके से पोटाशियम को देखें तो ये तकरीबन आपके पास 3.5 से लेकर 5.5 मिलीकुल पर डीसीएल हमारे पास होता है। ये नॉर्मल वैल्यूज है, हमें ऑलरेडी पता है, और ये इन सबको हमने एक्सप्लेन भी किया है। अब पुराने जो मशीन थे ना, इसमें हम ये तीन चीजें देखते थे, ये पीएच, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्ब, ये तीन चीजें हमें देते हैं। और इन तीन चीजों को हमने देख के ना पेशेंट को डायग्नोस करना है। इन तीन चीजों को आपने जहन में रखना है। अभी जो नए मशीनें हैं ना, उसमें आपके पास ये भी है, सोडियम भी वैल्यू देते हैं, क्लोराइड का भी दे देते हैं, और पोटाशियम का भी दे देते हैं। ठीक है ना, तो अभी नए जो मशीन आए हैं ना, वो सब की वीडियो आपको देंगे। जो पुराने थे उसमें सिर्फ ये पीएच और बाइकार्ब और ये क्या नाम है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड ये देते हैं। और हमने भी इन तीन चीजों को देखने हैं, और इसी तरीके से हमने पेशेंट को डायग्नोस करना है। जैसे कि पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो पीएच है, अगर वो कम हो जाए 3.5 से लेकर इससे नीचे आ जाए तो हमने कहा था कि ये एसिडोसिस है। और इससे ऊपर चला जाए, यानी 7.45 से ऊपर चला जाए, इंक्रीज हो जाए, तो हमने कहा था कि ये अल्कलोसिस है। एग्जैक्टली वही चीजें हैं, बस सिर्फ आपने जहन में रखना है। पीएच को देख के आपने पेशेंट को डालना है एसिडोसिस में और अल्कलोसिस में डालना है। एसिडोसिस में कब डालेंगे, जब कम हो जाए, और जब एसिड पीएच इंक्रीज हो जाए तो फिर हम पेशेंट को अल्कलोसिस में डालेंगे। फिर इसके बाद हमने ये देखना है कि ये रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, या अल्कलोसिस है, या क्या नाम है इसका बाद, एसिडोसिस और कलोसिस के बारे में। फिर उसके वो जो टाइप्स थे वो हमने पढ़े थे ना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ठीक है, वो सारी चीज। अब देखें, पीएच को देखना है, इसी तरीके से आपने पेशेंट को साइड पे करना है। पहला चीज आपने पेशेंट्स को की पीएच देखना है। इसी हिसाब से पहला काम आपका ये होगा कि पेशेंट को आप एसिडोसिस में डालें। फिर आपने ये देखना है कि ये मेटाबॉलिक है
या रिस्पायरेटरी है, ठीक है ना, जैसा कि पीछे हमने पढ़ा कि मेटाबॉलिक हो या रिस्पायरेटरी हो, ठीक है। सेकंड फिर आपने ये काम करना। इसके लिए मैंने आपको ना आसान तरीका बताता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इन तीनों चीज़ों को देखना है और टाइम नहीं लगेगा आपको पेशेंट को डायग्नोज करने में। सिर्फ आपने ना इन सब की एरोज डालनी है। ये डिफरेंट पेशेंट्स हैं हमारे पास, ये एबनॉर्मल वीडियोज है हमारे पास, इसको देख के हमने पेशेंट को डायग्नोज करना है, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल थे, ये पैरामीटर्स है, और ये इन पैरामीटर्स के नॉर्मल वीडियो है। ये सारे हमारे पास एबनॉर्मलिटीज है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमने देखना है कि पीएच सब के लिए आपने पहला, जब भी आपके पास एबीजी आएंगे ना, छोटा सा वो पेज होता है, उस पे लिखे होते हैं, जैसे एबीजी आएंगे, बस आप लोगों ने ना सिर्फ एरो को ड्रा करना है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, ठीक है। ये आपने करना है, पहला काम आपने ये कर। नेक्स्ट फिर क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। पहले हम ये पहला वाला पेशेंट को देखते हैं, पहला नंबर पेशेंट, फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये आपने इसकी पीएच देखी, तो पीएच नॉर्मल हमारे पास 7.35 से लेकर 7.45 तक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास आप मान लें कि ये 30 है, कम हो गया है, यानी 35 से नीचे आया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि ये एसिडोसिस होगी कि अल्कलोसिस होगी। अभी आप लोगों ने ना मेरे साथ इसको हल करना है, ठीक है ना, आप लोगों ने मुझे बताना है। आप लोग मुझे अभी बताएं कि ये इससे नीचे आया है, तो ये एसिडोसिस होगी कि अल्कलोसिस होगी, क्या होगी? हामिद, ये क्या होगी आप मुझे बताना है कि पीएच कम हो गया है, यानी सर डिक्रीज हो। ये एसिडोसिस हो गया सर। एग्जैक्टली, वेरी गुड। अब एसिडोसिस, फिर इसके बाद आपने ना नेक्स्ट आप लोगों ने देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो नॉर्मल हमारे पास 40 है। अब यहाँ पे हमारे पास ना 30 है, तो इसका ये मतलब है कि ये भी हमारे पास डिक्रीज हुआ है, ठीक है, ये भी डिक्रीज हो गया है। फिर नेक्स्ट आप लोगों ने बाइकार को देखा, ये भी 16 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये 22 से लेकर 28 तक ये नॉर्मल होता है हमारे पास, ठीक है ना, लेकिन ये 22 से नीचे आया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि ये भी डिक्रीज हुआ है। अब इसके लिए मैं आप लोगों को आसान तरीका बता देता हूँ कि आप लोगों ने अब इसको कैसे करना है कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है कि अल्कलोसिस है, ठीक है। अब सॉरी, रिस्पायरेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एक एक ही बात बतानी है, और ये आप लोग अपने नोटबुक पे एक खूबसूरत सी लाइन है साइड पे लिखें, ठीक है। जब भी आप लोग देखें ना कि ये सारे एरो जो है ना वो सेम डायरेक्शन पे हो, सेम, यानी सारे या डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, देखें ना ये सारे सेम डायरेक्शन पे है ना, सारे डिक्रीज हुए हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये मेटाबॉलिक है। सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग पेपर में जैसे देखेंगे या आप लोग वार्ड में हैं या आप लोगों को किसी ने बीजी दिया, पहले काम आप लोगों ने ये करना है कि एरो ड्रा करना है, भाई सारे डिक्रीज हुए हैं या इंक्रीज हुए, और सारे एरो अगर सेम डायरेक्शन पे होगा तो ये मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक का केस है। यानी इस तरीके से इसको याद रखें ना कि सेम है ना, सेम एम है ना, तो इसको मेटाबॉलिक से याद रखना, ठीक है ना, मेटाबॉलिक। अब आप लोगों ने तो पहले पीएच को देखा कि पेशेंट को एसिडोसिस हुई, लेकिन आप लोगों को ये कंफर्म नहीं था कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है कि रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है। तो जब भी आपके पास सारे एरो सेम डायरेक्शन पे हो, तो ये सारे जो है ना आपके केस आपके पास होगा मेटाबॉलिक। सिंपल सी, मैं इन्हीं, इस पे आप लोगों का टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जैसे आएंगे क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन होगा तो जल्दी आप हल कर जाएंगे। इसके अलावा जो है ना अगर आप वार्ड में होंगे, किसी ने आपको दे दिया, किसी पेशेंट ने या किसी डॉक्टर ने दिया कि हाँ डॉक्टर साहब ये बताइए इसमें इसको क्या हुआ है, ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट इस पे जो है ना एरो डाल दे और फिर देखे कि सेम डायरेक्शन पे है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्लियर हो गया। नेक्स्ट केस की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे जो पीएच है ना वो 7.47 है, इसका मतलब ये है कि ये इंक्रीज हुआ है हमारे पास है, ठीक है। अब ये इंक्रीज हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि ये अब अल्कलोसिस की केस है, क्योंकि पीएच जो है ना वो हमारे पास इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट फिर आपने ये देखना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो 40 है, यहाँ पे 45 है, तो ये भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें बाइकार्ब,
HCO3 बाइकार्ब जो है ना 22 से लेकर 28 तक है, और ये भी इंक्रीज हुआ है। तो अब मुझे ये बताए कि ये भी सारे सेम डायरेक्शन पे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये भी मेटाबॉलिक का केस है, लेकिन पीएच को आपने देख लिया और पीएच ने आपको बताया कि ये अल्कलोसिस वाला पेशेंट है। तो देखिए सारे जो है ना वो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है। तो पेशेंट ने आपको डायग्नोस किया, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एरो को देखो, ठीक है ना। पीएच आपको बताएगा कि एसिडोसिस और अल्कलोसिस। नेक्स्ट फिर आपने देखना है कि सारे एरो सेम डायरेक्शन पे है, तो फिर ये मेटाबॉलिक का केस होगा, ठीक है ना। और एसिडोसिस देखें वो पीएच आपको बताएगा, यहाँ पे पीएच इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब है अल्कलोसिस, यहाँ पे ये भी इंक्रीज, सारे एरो सेम डायरेक्शन पे, केस खत्म। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब जब भी आप देखें कि हमारे पास एरो रिवर्स डायरेक्शन में आ जाए, रिवर्स सेम की तो हमने बात की, अगर फॉर एग्जांपल एरो जो है ना वो रिवर्स डायरेक्शन में आ जाए, जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें ये 7.3 है ना, तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास कम हुआ है। पीएच क्या है हमारे पास, पीएच हमारे पास डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अब लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप देखें तो ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप बाइकार्ब को देखें ना, तो ये भी आपके पास इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ये देखें 28 तक नॉर्मल है, 35। तो अब ये देखें ना पीएच और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स है, तो इस रिवर्स से आप लोगों ने याद रखना है कि ये रिस्पायरेटरी का केस है। मेटाबॉलिक का हमने बात की कि जब भी एरो सेम होंगे तो मेटाबॉलिक का केस होगा। फिर पीएच को देखना है, वो आपको बताएगा कि एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। लेकिन जब भी आप एरो को देखोगे कि ये रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, सही है, तो फिर आप लोगों ने दो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगी यहाँ पे, सही है। जब भी आप एरो को देखोगे कि ये रिवर्स है, तो ये दो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकती है, या तो रिस्पायरेटरी या मिक्स्ड एसिड बेस डिसऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि पीएच जो है ना वो हमारे पास नीचे आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये एसिडोसिस है, और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये है कि रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस, ठीक है। सॉरी, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, क्योंकि वो पीएच जो है ना वो नीचे आया हुआ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो है ना ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि पीएच इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब है कि अल्कलोसिस है। लेकिन अगर आप ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो ये डिक्रीज हुआ है, क्योंकि नॉर्मल हमारे पास 40 है, यहाँ पे 30 है, तो ये डिक्रीज हुआ है। अगर आप इस बाइकार्ब को देखें ना, तो ये भी हमारे पास डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब एरो जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये है कि ये केस मेटाबॉलिक का नहीं है, ये रिस्पायरेटरी है, क्योंकि रिवर्स, रिवर्स से याद रखना है रिस्पायरेटरी। वो उधर सेम से हमने याद रखा था कि मेटाबॉलिक, सेम एरो होंगे, एम से याद रखना है मेटाबॉलिक, रिवर्स से याद रखना है रिस्पायरेटरी, क्योंकि एरो अब जो है ना अपोजिट है। पीएच आप लोगों को बताएगा कि ये फिर अल्कलोसिस का केस है कि एसिडोसिस का केस है। तो पीएच यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये केस हमारे पास रिस्पायरेटरी का केस है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो पीएच है वो इंक्रीज हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि अल्कलोसिस का पेशेंट है, तो रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस, ठीक है। फिर हमने ये कहा था ना कि एरो को देखना है, रिवर्स आएंगे ना तो सिर्फ दो बातें जहन में रखने कि या तो ये रिस्पायरेटरी होगा, और या हमारे पास क्या होगा, मेटाबा सॉरी मिक्स्ड एसिड बेस डिसऑर्डर होगा। उसके लिए मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने देखा कि ये रिवर्स है, लेकिन उसमें ये दोनों अगर सेम पोजीशन पे हो, यानी सेम डायरेक्शन में हो, तो रिस्पायरेटरी का केस है। लेकिन इन दोनों का ये फॉर एग्जांपल ये इंक्रीज हुआ हो और ये डिक्रीज हुआ हो, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल आपने पीएच को देखा, पीएच जो है ना वो हमारे पास क्या है, कम हुआ है, 35 से नीचे आया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि पेशेंट जो है ना वो एसिडोसिस का है, तो डिक्रीज। यहाँ पे आपने पेशेंट को सिंपल डायग्नोस किया कि एसिडोसिस है। अब आपने देख लिया ना कि यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ना, यहाँ पे 40 है, लेकिन यहाँ पे 45 है, तो ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ये इंक्रीज हुआ है। फिर इसके बाद अगर आप बाइकार्ब को देखें ना, तो यहाँ पे 22 से लेकर 28 नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे 15 है, कम हुआ है, तो ये देखें ना ये नीचे आया हुआ है।
तो अब देखिए ये भी रिवर्स में है, ये भी रिवर्स में है, लेकिन फिर आप कैसे इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाएंगे कि ये रिस्पायरेटरी होगा या मिक्स्ड एसिड बेस्ड डिसऑर्डर होगा। तो उसके लिए फिर आपने इन दोनों चीजों को देखना है, कार्बन डाइऑक्साइड को, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को और बाइकार्ब को। अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन में होगा तो ये मिक्स्ड एसिड बेस्ड डिसऑर्डर होगा या अल्कलोसिस होगा, ठीक है। और अगर ये दोनों सेम, मतलब अगर फॉर एग्जांपल रिवर्स है, पीएच ऊपर है बाकी दोनों नीचे हैं, तो फिर ये रिस्पायरेटरी का केस है। लेकिन इनमें और इनमें दोनों में यही एक ही फर्क है, इसमें सिर्फ आपने ये सेम डायरेक्शन में होंगे लेकिन मिक्स्ड एसिड में ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, सही है। थोड़ा सा बहुत आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी बातें हैं। रिवर्स एरो, पहला काम आप लोगों ने ये देखना है कि जो एरो है वो रिवर्स है। अब रिवर्स में आपके पास दो बातें हो सकती है, या तो रिस्पायरेटरी मसला होगा या आपके पास मिक्स्ड एसिड बेस्ड डिसऑर्डर होगा। अब मैं इन दोनों को अगर आप इन लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो आप लोगों ने फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को देखना है और बाइकार्ब को देखना है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन पे आया तो ये रिस्पायरेटरी होगा, और अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आया ना तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास मिक्स्ड एसिड बेस्ड डिसऑर्डर है। अब आप लोगों ने ये तो कंफर्म कर लिया कि ये मिक्स्ड एसिड बेस्ड डिसऑर्डर है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो पीएच है ना वो डिक्रीज हुआ था, तो ये एसिडोसिस है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये मिक्स्ड एसिड बेस्ड डिसऑर्डर है, लेकिन दोनों हो सकते हैं, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस प्लस मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। फिर अब अगर आप इसको देखें, पीएच जो है ना वो हमारे पास इंक्रीज हुआ है। आपने पेशेंट को डायग्नोज किया, हाँ भाई पीएच को मैंने देख लिया, पीएच इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब है कि अल्कलोसिस है। लेकिन अगर आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को देख लिया, यहाँ पे 40 है नॉर्मल, यहाँ पे जो है ना हमारे पास क्या है 30 है, तो इसका क्या मतलब है कि ये डिक्रीज हुआ है, ठीक है। लेकिन जब आप बाइकार्ब को देखते हो ना तो 28 तक नॉर्मल है, लेकिन 28 से ऊपर चला गया है, 30 है। तो देखे, तो यहाँ पे भी ये रिवर्स है, लेकिन आपने कार्बन डाइऑक्साइड को देख लिया और बाइकार्ब को देख लिया, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका क्या मतलब है कि ये भी मिक्स्ड एसिड बेस्ड डिसऑर्डर है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते ना, दोनों सेम डायरेक्शन में होते, तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर ये हमारे पास रिस्पायरेटरी का मसला है, मतलब ये मिक्स एसिड में नहीं आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो है ना वो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी डिक्रीज हुआ है और जो हमारे पास बाइकार्ब है वो इंक्रीज हुआ है। तो ये इसका मतलब ये है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में। फिर आपने पीएच को देख लिया, पीएच से आपने कंफर्म कर लिया कि ये अल्कलोसिस है। अब ये भी मिक्स एसिड बेस्ड डिसऑर्डर है, लेकिन ये हमारे पास अल्कलोसिस वाला, इसमें आपके पास रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस प्लस रिस्पायरेटरी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस ये हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से आपके पास जो है ना एपीजी आएंगे, और पहला काम आप लोगों ने यही करना है कि पहले आप एरो को डाल लें, ठीक है ना। एरो डालेंगे, अगर वो सेम डायरेक्शन में आया तो इसका मतलब है कि मेटाबॉलिक, अगर वो रिवर्स डायरेक्शन में आया तो दो बातें हो सकती है, या तो रिस्पायरेटरी या मिक्स। अब रिस्पायरेटरी में आपको किस तरह से इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करोगे, सिर्फ दो बातें आपने देखनी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्ब। अगर ये सेम डायरेक्शन में होंगे तो फिर ये रिस्पायरेटरी है, और अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये आपके पास क्या है, मिक्स्ड एसिड बेस्ड डिसऑर्डर है। देखिए आपने सिर्फ और सिर्फ एरो को डालना है, और एरो आपको सारी चीजें बताएंगे, और इसी तरीके से आप पेशेंट्स को भी डायग्नोस करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ईबीजी इंटरप्रिटेशन हो गया है, हमारे पास हिस्ट्री आप लोगों ने लेंगे, पहले तो आप लोगों ने हिस्ट्री लेनी है, मैंडेटरी है। आप लोगों को पता चल जाएगा एनाइन गैप है, 9 एनाइन गैप है, अगर अल्कोहलिक पेशेंट आया, या डायरिया वाला पेशेंट है, या वॉमिटिंग वाला पेशेंट आया, या डायबिटिक कीटोसिडोसिस वाला है, तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था मड पाइल्स वाला, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, 9 गैप मेटाब, ये सारी चीजें हमने ऊपर पढ़े, तो आप लोगों ने इस चीज को एक्सक्लूड किया। फिर आपके पास एबीजीज आ गए, एबीजीज की आपने इंटरप्रिटेशन की, सारी चीजें आपने देख लिया एग्जैक्ट। फिर इसके बाद एनाइन गैप आपने देखा जो ऊपर हमने किया है, ठीक है ना। फिर कंपेंसेशन हमने की, ऊपर हमने इसको किया है। लास्ट में आप लोगों ने जो करना है वो है ये कि हमारे पास जो बाइकार्ब है, चेंज इन बाइकार्ब और चेंज इन एनाइन गैप, ये चीज आप लोगों ने लास्ट में करने है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल, और हाँ ये चीजें मैंने इधर लिखी भी हैं, देखें कि हमारे पास अगर ऑल एरो इज द सेम डायरेक्शन, देन
दिस विल बी मेटाबॉलिक। और अगर आपके पास रिवर्स आ जाए ना, इफ द एरो आर रिवर्स डायरेक्शन, जो तो दो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकती है, या तो रिस्पायरेटरी और या तो जो आपके पास जो है ना मिक्स्ड एसिड, वो मैंने सारे यहाँ पे लिखे हैं। इफ एरो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाइकार्ब आर इन द सेम डायरेक्शन, then it's only respiratory problem. If the arrow of the partial pressure of carbon dioxide and bicarb in reverse direction, then it's mixed disorder. Exactly वही चीजें मैंने यहाँ पे डाली है, सही है। तो ये आप लोगों ने देखना है। फिर इसके बाद देखें हमारे पास क्या होगा कि अच्छा, हाँ, नॉर्मल देखें हमारे पास जो नॉर्मल एनाइन गैप है, जैसे कि कल हमने पढ़ा था परसों के, उसमें हमारे पास हम क्या देखते हैं, कैटाइन देखते हैं, एनाइन देखते हैं, सोडियम पोटाशियम देखते हैं, फिर इसके बाद बाइकार्ब देखते हैं, क्लोराइड देखते हैं। हमने ये कहा था ना ऊपर, हमने ये यहाँ पे अगर आप लोगों ने इसको रिवाइज किया है तो यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन किया है। इधर गया नीचे, ये ये नाइन एनाइन गैप है ना, यहाँ पे हमने किया था। फिर इसके लिए हमने जो फार्मूला हमने किया था कि जो एनाइन गैप का जो फार्मूला है, सोडियम प्लस पोटाशियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्ब, फिर इसे हमने ये लिखा था कि 12 जो है ना ये हमारे पास नॉर्मल आएगा, नॉर्मल एनाइन गैप है। ये क्यों आएगा, ये सारी चीजें हमने लेक्चर पिछले वाले लेक्चर्स में हमने एक्सप्लेन किया है। ये वही एनाइन गैप है, ठीक है। तो देखें अगर फॉर एग्जांपल 9 जो नॉर्मल एनाइन गैप है वो हमने कहा था कि 8 से 12, जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया है। लेकिन इसका जो अब हम एवरेज लेंगे ना, 8 और 12 का एवरेज जब हम लेते हैं तो वो है 10, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बाइकार्ब की जो है ना वो आप देखें नॉर्मल रेंज, तो हमने पहले ही पढ़ा है 22 से लेकर 28, लेकिन अगर इसकी हम एवरेज ले लें एवरेज, तो वो है 25, ठीक है ना। जिस तरीके से यहाँ पे हमने इसका एवरेज लिया 10, यहाँ पे भी इसका हमने एवरेज लिया है 25। अब आपके पास एक पेशेंट आया, कोई भी पेशेंट एक्स वाई जेड, ठीक है ना, और उसका आपने एनाइन गैप आपने देख लिया कि उसका है 16, ठीक है ना। तो आप इस 16 से 10 को माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 6, ठीक है। और आपके पास अगर बाइकार्ब वाला एक पेशेंट आया और उसका भी जो है ना वो हमारे पास कितना है 16, एक्स वाई जेड जो भी है, आप इस 16 से फिर 25 से आप 16 को माइनस कर लेंगे ना तो 8 आता है हमारे पास। फिर इसके बाद हमने यही फार्मूला जो ऊपर हमने यहाँ पे किया कि चेंज इन बाइकार्ब माइनस एनाइन गैप, इसको हमने देखना है, ठीक है ना। तो इसको हमने माइनस करना है, वहां से हमने 6 को उठाना है, इधर से हमने 8 को उठाना है। तो देखिए बाइकार्ब जो है ना वो हमारे पास 8, एनाइन गैप जो है ना वो है 6। तो इन दोनों को हम एक दूसरे से माइनस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगी 2, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमने सिर्फ साइन को देखना है। हमारे इससे कोई लेना देना है, पेशेंट 12 आ जाए, 10 आ जाए, 8 आ जाए, कोई भी आ जाए, इससे हमारा कोई लेना देना। हमने देखना है साइन को देखना है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये अब प्लस आया है ना, तो अगर प्लस आया है तो फिर क्या है, और अगर ये माइनस आ जाए तो क्या होगा, और अगर ये 0 आ जाए तो क्या होगा। ये 3 चीजों को देखना है हमने, हमारा काम सिर्फ साइन को देखना है। अगर नेगेटिव है तो क्या, पॉजिटिव है तो क्या है, और अगर 0 है तो क्या है, इन चीजों को देखना है, ठीक है ना। हमारे इसे कोई लेना देना नहीं है, अगर वो 20 आ जाए या -2 आ जाए या +2 आ जाए, तो हमारा सिर्फ साइन से काम है भाई, हमारा काम साइन को देखना है, और इसी को देख के फिर हम पेशेंट को जो है वो डायग्नोस करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल पेशेंट जो है ना जिस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव आया हुआ है, ये +2 आया है, तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास जो बाइकार्ब हमारे पास जो है ना वो हमारे पास ज्यादा हुआ है, क्योंकि हमारे पास बाइकार्बोनेट जो है ना वो ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास जब भी आपके जिस्म में बाइकार्बोनेट ज्यादा हो, बाइकार्ब ज्यादा हो, तो हम पेशेंट को क्या कहते हैं कि इसको अल्कलोसिस हुआ है। तो ये जो है ना हमारे पास जब भी आपके पास ये वाला फार्मूला आप अप्लाई कर लेंगे, फिर इसके बाद अगर ये प्लस में आया तो इसका क्या मतलब होगा कि आपके जिस्म में बाइकार्बोनेट ज्यादा हुआ है, और इस पेशेंट को हम कहेंगे कि ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, ठीक हो गया। और अगर ये हमारे पास नेगेटिव में आया हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास जिस्म में बाइकार्बोनेट जो है ना वो डिक्रीज हुआ है, और ये हमारे पास जब आपके पास बाइकार्बोनेट डिक्रीज हो जाता है, और तो इसका क्या मतलब है कि जिसमें आपके पास बाइकार्ब यानी बेस डिक्रीज हुआ है और एसिड
इंक्रीज हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी आपके पास बाइकार्ब डिक्रीज हो जाता है जिसम में, तो इसका मतलब ये है कि ये एसिडोसिस है। तो ये नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ठीक हो गया। और अगर ये जीरो आ जाए, जीरो, तो इसका क्या मतलब है कि इसमें कोई मतलब सेकंड और थर्ड एसिड बेस डिसऑर्डर, देयर इज नो सेकंड एंड थर्ड बेस डिसऑर्डर, इसमें कोई सेकंड और थर्ड बेस डिसऑर्डर नहीं है हमारे पास। ठीक है। तो देखें, अब मैं आप लोगों को ना एक नॉर्मल, जैसे कि आप लोगों को तो ये समझ आ गया है, ठीक है, ये समझ आ गया है, यही है डायग्नोसिस, सिंपली। सही है। तो हमने एक्सप्लेन किया, देखें, ये हमने किया, ऑलरेडी हमें पता चल गया है। एबीजीज इंटरप्रिटेशन की, वो हमें पता चल गया। एनाइन गैप हमने एक्सप्लेन किया, कंपेंसेशन हमने एक्सप्लेन किया। ये हमारा काम हो गया। इसी तरीके से आप पेशेंट को डायग्नोस करेंगे, और यही चीज आप लोगों को बताएगा कि पेशेंट को एसिडोसिस है, अल्कलोसिस है, रिस्पायरेटरी है, मेटाबॉलिक है, मिक्स्ड एसिड बेस्ड डिसऑर्डर है, क्या है, ये चीज आप लोगों को बताएंगे। तो ये हमारे पास डायग्नोसिस हो गई। ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना, अगर आप लोग फॉर एग्जांपल मैं ये बंद कर देता हूँ और आप लोगों से अभी पूछ लेता हूँ, केस दे देता हूँ, एक केस सिनारियो है। ठीक है। तो इससे आप लोग मुझे बताएं कि क्या इस पेशेंट को क्या हुआ है। ठीक है। मैं वीडियो को बंद कर देता हूँ। कल छुट्टी है और परसों जो है ना वो हमारे पास टेस्ट होगी। सही है। इसमें चैप्टर खत्म हो गया है हमारे पास।